हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रशिया। ठीक, इसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे बेसिकली किसके लिए, सेमेस्टर ये डीएसई का सब्जेक्ट है, पहले बता दूं, डीएसई ना कि सी। जैसे जीई होता है वैसे ही डीएसई होता है, ये भी 90 मार्क्स का ही आता है एज अ जीई। ठीक, सो ये सेमेस्टर 5 या फिर 6 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिसमें भी आपका हुई है। ठीक, सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्लाइन ऑफ, ये क्वेश्चन है हमारा, क्या क्या फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे डेक्लाइन ऑफ द सार्सिस्ट ऑटोक्रेसी। अब बेसिकली सार क्या होता है? सार बेसिकली होता है हमारा, व्हाट इज सार? जार या फिर सार, जार बोल सकते हो, जार ज्यादा सही लग रहा है। जार, जार क्या होता है? जार बेसिकली ऐसे मान लो रूलर, मान सकते हो आप किंग। कहाँ का? किंग ऑफ रशिया को हम जार बोला करते हैं। हम कुछ जार के नाम पढ़ेंगे, जैसे जार, इसको हम पता है, ये भी देखो, जार को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं जार को लिखने के। जार, CZAR, TSAR, जार। ठीक है, ZAR नहीं होता बस। निकोलस, मतलब एक ही है। सेकंड जो कि आप पढ़ोगे इनमें से, और बाकी जो जार्स आएंगे, जितने भी रूलर्स आएंगे, वो हम देखते जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखो, इसमें हम बेसिकली, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, इसलिए मैंने पेज खोला था। इसमें हिस्ट्री ऑफ रशिया में दो तीन क्वेश्चंस, नॉट दो तीन क्वेश्चंस, आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं। देखो ये जितने हैं ना, ये पेजेस जितने दिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 124 पेजेस, और इससे एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। ठीक है, तो वो भी आपको करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, करना है, वो सब करना है। ऑलराइट, तो उसमें से जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि एक आता हमारा रशियन रिवॉल्यूशन, जो इस में नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा उसको जल्दी से जल्दी ऐड करने की। नहीं तो मैं अपनी सारी रीडिंग्स हैं वो, लाइक उसकी पीडीएफ फोटो खींच के पीडीएफ बना के डाल दूंगा आज, जिससे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली, आपको मैं बताता चला जाऊँ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले, डेक्लाइन ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसमें कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसमें डिसइंटीग्रेशन। ऐसा नहीं कि इसमें आपको यही पढ़ने हैं, आपकी मर्जी हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप अगर ये पढ़ोगे, आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपके लिए थोड़ा फेमिलियर रहेगा सारा कुछ। क्योंकि डी डी डिसइंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपका उसका एक आइडिया होगा आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन तो ही हो गए, और लास्ट एक क्वेश्चन आता है 5, वो रहता है हमारा क्या, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑलराइट, और एक ऑप्शनल में आप कर सकते हो, जो आपको खुद से करना है, या फिर मैं एक इसमें से एक मैं कराऊंगा, वो है हमारा 6th वाला, रशियन रिवॉल्यूशन।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस पीपीटी में नहीं है, जिसको मैं ऐड करूँगा। लेकिन जो आप खुद से कर सकते हो वो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ येलो से, येलो कलर से, जो आपको खुद कर सकते हो। आप कर सकते हो नाजी सोवियत पैक्ट, ये कर सकते हो आप। और आपको बताऊं, एक सेकंड को जस्ट, आप कर सकते हो 2 सेकंड, क्रुश्चेव्स इकोनॉमिक पॉलिसी, आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जस्ट वेट, इस टॉपिक का नाम है जेंडर सोवियत पॉलिसी। ए इज जेंडर ड्यूरिंग लेनिन एंड स्टेलिन। इन दोनों के नाम आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इन दोनों के नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो पिंक पेन से है वो मैं आपको कराऊंगा, और जो येलो पेन से आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो खुद से। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। द डेक्लाइन ऑफ द फाइनल, डेक्लाइन बोल सकते हैं, फिर फाइनल कोलैप्स बोल सकते हैं, फाइनली जो गिरा था, ऑफ द सार्सिस्ट ऑटोक्रेसी इन रशिया वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट। जो हम बात करें, देखें, जो डिक्लाइन हो रहा था सार्सिस ऑटोक्रेसी का रशिया में, वो सिर्फ एक इवेंट का सिंगल रिजल्ट नहीं था, या फिर एक सिंगल इवेंट का रिजल्ट नहीं था। ये रिजल्ट था बहुत सारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फैक्टर्स का, जो कि डेवलप हो रहे थे ओवर सेंचुरी, जो कि पहले से डेवलप होते जा रहे थे, ये होते जा रहे थे, हो रहे थे। ठीक है, लेकिन एक होता है ना, मेरे बर्दाश्त की भी एक हद है, डोंट लिमिट द क्रॉस, सॉरी सॉरी, मीम निकल गया, डोंट क्रॉस द लिमिट चीज़ होती है ना वाली, वही चीज़ होती है यहाँ पे। क्या कि एक आपने ये चीज़ सुनी होगी कि, अरे क्या होता है, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन आता है ना। तो वही यहाँ पे इन लोगों की जो चीज़ थी ना, बढ़ी जा रही थी, कम ही नहीं हो रहे थे, यानी जो ऐसे ऐसे कॉजेज बने जा रहे थे कि उसको, सार्सिस ऑटोक्रेसी को ख़त्म होने से कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी कंडीशंस बन चुकी थी। अब एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि पीपीटीज़ बनाने में काफ़ी मदद लगती है, काफ़ी सॉरी मदद लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है। अब मदद मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये आपकी ही कलीग ने बनाई है सारी की सारी पीपीटीज़, ये जो फूल पत्ती वाले सारे। ठीक है, सो थैंक टू हर, उसको थैंक ज़रूर बोलना कमेंट में। ठीक है, और जस्ट ये जो यहाँ पे ब्लैंकिंग हो रही है, यहाँ पे जैसे फैक्टर्स डेट, उसको थोड़ा इग्नोर करना है, जो मैं रीडिंग करता जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, तो गैप को ज़्यादा माइंड में करना, सेम सेम आप लाइन में लिख सकते हो, जैसे कि सिंगल इवेंट, इट वाज, ये सारा कुछ यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक, ऑल राइट। ये जो छोटे छोटे कॉजेज थे, बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, धीरे धीरे करके डेवलप हो रहे थे ओवर सेंचुरीज, फाइनली एक्सप्लोर एकदम से फट गया ये, आखिरकार ये फट गया अर्ली 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में आके फट गया ये। ठीक है, अगर आप वही ना, एक बलून को फुलाते जाओगे, फुलाते जाओगे, फुलाते जाओगे, फुलाते जाओगे, एक ऐसा लिमिट आ जाएगी कि वो, उसमें अब ज़्यादा फूलने की क्षमता नहीं होगी, फट जाएगा, बलून होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा था। द सार्सिस सिस्टम विच हैड रूल्ड रशिया फॉर मोर देन 300 ईयर, कम से कम 300 साल तक जिसने सार्सिस सार ने रूल किया था रशिया पे, अंडर द रोमनोव डायनेस्टी, रोमनोव डायनेस्टी के अंडर में रूल किया था रशिया को, ख़त्म हुआ विद द एब्डिक्शन ऑफ द जार निकोलस सेकंड। ठीक है, जार निकोलस सेकंड के बाद ही ख़त्म हो गया, यानी उसका
आप ये मान सकते हो ज़ार निकोला सेकंड ने गिव अप कर दिया भाई, अपनी अब मेरे से हो पाएगा, मार्च 1917 में, ठीक है। और जो रशियन रिवॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे, दो उसमें इवेंट आते हैं, अक्टूबर और फरवरी का, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसमें कहीं ना कहीं इसका पार्ट ज़रूर आएगा, लेकिन पूरा उसमें नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस डेक्लाइन, इस डेक्लाइन को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड, इसकी वीकनेसेस और इसके डिफरेंट प्रॉब्लम जो कि फेस कर रहा था स्टेट, और साथ साथ स्टेट के साथ साथ पीपल भी इसके फेस कर रहे थे। तो पहला आता है हमारा क्या, नेचर ऑफ द सार्सिस्ट ऑटोक्रेसी, नेचर क्या था सार्सिस्ट ऑटोक्रेसी का, ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग द डेक्लाइन, डेक्लाइन को डिस्कस करने से पहले इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट सार्सिस्ट ऑटोक्रेसी वाज। इसकी डेक्लाइन करने से पहले, इसको डेक्लाइन डिस्कस करने से पहले हमें ये ज़रूरी है हम समझें कि एक्चुअल में जार्स जारसिस्ट सार्सिस्ट ऑटोक्रेसी थी क्या, ठीक है। द जार ऑफ रशिया वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर, जो जार था रशिया का वो एक एब्सोल्यूट रूलर था, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है किंग रूलर, इसको रूलर की जगह एब्सोल्यूट रखेंगे, क्या, एब्सोल्यूट रूलर, ये एब्सोल्यूट रूलर था, यानी एकदम एब्सोल्यूट, सारी पावर इसके पास, मीनिंग ही हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड द पीपल। इसका इसके पास प्रॉपर कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर गवर्नमेंट एंड देयर पीपल। ही वॉज कंसिडर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये खुद को इसको कंसिडर किया जाता था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। देखो आपने कभी भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपका सेमेस्टर में हो, आपने भी पढ़ा होगा कि अकबर था उसको भी गॉड की तरह मानते थे, जो चंद्रगुप्त थे उनको भी गॉड की तरह मानते थे, जो समुद्रगुप्त थे उनको भी हम गॉड की तरह मानते थे, जितने भी रूलर हैं वो भगवान की इच्छा से रूल कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली सल्तनत के भी जितने हैं वो अल्लाह की वो थे, उन्होंने भेजा था सारे, है ना। और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको क्राइस्ट ने भेजा था हमें सिविलाइज करने के लिए, है ना, हमें इंडियन को सिविलाइज करने के लिए। तो मतलब सब ने किसी ना किसी को भेजा ही है रूल करने के लिए, ठीक है। देयर वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई पार्लियामेंट नहीं था, कोई लीगल लिमिट्स नहीं थी ऑन हिज पावर फॉर मोस्ट ऑफ रशियाज हिस्ट्री। ही कंट्रोल्ड द आर्मी, ये कंट्रोल करता था आर्मी, विच ही यूज टू क्रश रिवॉल्ट्स, द चर्च विच सपोर्ट हिज रूल बाय टीचिंग ओबीडियंस, ठीक है। चर्च भी इसके कंट्रोल में था, आर्मी भी इसके कंट्रोल में थी, ब्यूरोक्रेसी भी इसके कंट्रोल में थी, और लैंड ओनर्स हु वर लॉयल टू हिम इन रिटर्न ऑफ फॉर प्रिविलेजेस, लैंड ओनर्स जो, क्योंकि वो भी उनके कंट्रोल में थे क्योंकि भैया उसको ये प्रिविलेजेस देता था। ब्यूरोक्रेसी फॉलो हिज ऑर्डर्स, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे वो इसके ही ऑर्डर फॉलो करते थे, ना कि किसी और के, ठीक है। इसके अलावा द सिस्टम में थोड़ा डर था, ठीक है, लॉयल्टी थी, जो सिस्टम बेस्ड ऑन फियर, लॉयल्टी एंड ट्रेडिशन, नॉट ऑन पॉपुलर सपोर्ट और डेमोक्रेसी, बट द 90th and the early 20th century, this old system could not survive the modern world of industrialization। ये जो पुराना सिस्टम चल रहा था वो सर्वाइव नहीं कर पाया मॉडर्न वर्ल्ड में ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और राइजिंग ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। लॉन्ग टर्म कॉजेज क्या क्या रहे डिक्लाइन के, द बैकवर्डनेस ऑफ द रशिया, रशिया में काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस थी क्योंकि भैया अब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्निटी आ रही थी उस टाइम में, लेकिन रशिया आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। रशिया इन द 19th सेंचुरी वॉज एक्सट्रीमली बैकवर्ड कंपेयर टू द वेस्टर्न यूरोप, रशिया 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा पीछे था वेस्टर्न यूरोप के कंपेयर में, देखा जाए तो कंपैरिजन करा जाए रशिया और यूरोप का, तो यूरोप बहुत आगे था, रशिया बहुत पीछे था। मोस्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन वर peasants लिविंग इन पुअर villages एंड वर्किंग अंडर feudal कंडीशंस, ठीक है। जो पॉपुलेशन थी मोस्टली वो peasants थे और रहते थे पुअर विलेजेस में और काम करते थे अंडर feudal कंडीशन के अंडर में काम किया करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैम वेरी लेट एंड वॉज पुअरली मैनेज्ड, लेट आए, ऊपर से मैनेज भी बड़ी गंदी तरीके से किया गया है यहाँ पे। रोड्स रेलवेज एंड इंडस्ट्रीज वर अंडर डेवलप्ड, यहाँ पे रोड्स वगैरह थे, इंडस्ट्रीज वगैरह, लेकिन अंडर डेवलप्ड थे। दिस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस मेड रशिया वीक, क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन अमंग बोथ पीजेंट्स एंड वर्कर्स, ठीक है। ये कुछ हम क्या पढ़ रहे हैं अब, लॉन्ग टर्म कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सार्सिस्ट ऑटोक्रेसी इन रशिया।
आर यू गेटिंग मी? इसके बाद आता है हमारा क्या, दूसरा कॉज, लॉन्ग टर्म कॉज आता है हमारा द वीकनेस ऑफ द सार्सिस सिस्टम। द सार्सिस सिस्टम वॉज रिजिड एंड अनेबल टू चेंज विद टाइम। जो सार्सिस सिस्टम है वो रिजिड था और चेंज नहीं कर पा रहा था खुद को अपने अपने टाइम के साथ। द सार रिफ्यूज टू शेयर पावर विद इलेक्टेड बॉडीज। सार ने रिफ्यूज किया पावर शेयर करने से विद इलेक्टेड बॉडीज यानी पार्लियामेंट और अपने कुछ अलग लीडर्स के साथ उन्होंने मना कर दिया, भाई नहीं मैं नहीं करूँगा पावर शेयर। करप्शन बहुत ज़्यादा था और इनएफिशिएंसी वर कॉमन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेट्स एंड नोबल्स enjoyed privileges while common people suffered। भैया ब्यूरोक्रेट्स enjoy कर रहे थे और कॉमन पीपल सफर कर रहे थे। दिस मेड द पीपल लूज फेथ इन द गवर्नमेंट। इसने गवर्नमेंट को एक ऐसा बना दिया जिसपे कि लोग भरोसा ही ना कर पाए। ठीक है, इसके अलावा बाद में आता है सोशल इनइक्वालिटी एंड क्लास डिवीजन। रशियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, डीपली डिवाइडेड इनटू क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइडेड थी? पहला आता है हमारा नोबिलिटी, दूसरा आता है क्लर्जी। देखो यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। पहला आता है नोबिलिटी, दूसरा आता है क्लर्जी, तीसरा आता है पीजेंट्स और फिर आते हैं हमारे वर्कर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा देखो ये क्लास है, ब्लू पेन से जो है, जो क्लास है, ये क्लास है ब्लू पेन से जो भी लिखा गया है, और जो भी यहाँ पे लाइट ग्रीन पेन यहाँ पे दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो डार्क ग्रीन पेन से जो यहाँ पे लिखा गया है वो हमारा डिस्क्रिप्शन है। नोबिलिटी कौन होता है? जो कि ओन करते हैं लार्ज लैंड, हेल्ड हाई पोजीशन, जिनकी हाई पोजीशन होती है और लग्जरी में रहते हैं वो लोग जीते हैं। क्लर्जी कौन होते हैं? क्लर्जी सपोर्टेड द जार, ये जार को सपोर्ट करते हैं। टॉट पीपल टू ओबे हिम, लोगों को बोलते हैं कि ओबे करें सार को, जार को। अबाउट 80% ऑफ पॉपुलेशन पुअर, इलिटरेट, हेवीली टैक्स्ड एंड ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, ये पीजेंट्स थे। और वर्कर्स लिव्ड इन बैड कंडीशन। ये आपको, आपने अगर हिस्ट्री ऑफ यूएसए पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, उसमें भी आपने पढ़ा होगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट हिस्ट्री ऑफ यूएसए कंप्लीट किया फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसमें यही था, उसमें भी ये था कि पूरा कंडीशन थी स्लेव्स की, वर्कर्स की, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। और आप अगर देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन में वहाँ पे भी पूरा कंडीशंस थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे उस टाइम भी थी और आज के टाइम पे भी, और काफ़ी जगह इंडस्ट्रीज़ में ऐसे लेबर हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, बैड कंडीशंस में रहते हैं, सिटीज़ में है ना, फेस करते हैं लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग एंड लो वेजेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं, हर चीज़ में कॉमन है मतलब ये। इसके बाद द अपर क्लास इंजॉयड वेल्थ एंड लग्जरी वेल द लोअर क्लास रहती थी मिजरी में, गंदगी वगैरह में, और अपर क्लास एंजॉय करती थी लग्जरी को, वेल्थ को। ठीक है, ये गैप क्रिएट करता है एंगर, गुस्सा, हेट्रेड एंड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज। अब ये लोग जो रशिया के लोग थे इन्फ्लुएंस हो रहे थे वेस्टर्न आइडियाज से, जैसे ड्यूरिंग 18 19 सेंचुरीज में रशिया केम टू इनटू कांटेक्ट विद वेस्टर्न यूरोप थ्रू ट्रेड, वॉर एंड एजुकेशन। ये भैया कांटेक्ट में आया यूरोप के साथ रशिया। क्यों? ट्रेड कर रहा था, वार हो रहा था, और वार हो रहे थे, और के एजुकेशन आइडियाज of liberty, equality and democracy, socialism began to spread among the educated Russians। ये जो आइडियाज है, जैसे कि देखो ये अलग है, ये फुल स्टॉप इसके आगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आइडियाज है, नेक्स्ट लाइन है। देखो 18 19 सेंचुरी में रशिया वेस्टर्न यूरोप के कांटेक्ट में आया थ्रू ट्रेड, वॉर एंड एजुकेशन। जो आइडियाज थे जैसे हमारी लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ये एजुकेटेड रशियंस के अमंग यानी उनके बीच में फैलने स्टार्ट हो गए। राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स और हमारे रिवॉल्यूशनरीज डिमांडेड चेंज, ये चेंजेस के लिए डिमांड करने लग गए। बट द जार ट्राई टू सप्रेस दीज आइडियाज, जार ने सप्रेस किए सारे आइडियाज यूजिंग सेंसरशिप, पुलिस एंड एग्जाइल टू साइबेरिया। अब देखो आप मेरी बात सुनोगे ठीक है, नहीं सुनोगे तो आपको मैं सप्रेस करूंगा आपके आइडियाज़ को, नहीं तो आपको मैं आपके ऊपर सेंसरशिप लगा दूंगा, अपने ये चीज़ करेंगे तो भैया आपको जेल हो जाएगी। पुलिस की हेल्प लूंगा मैं, अगर आप ये सबसे भी नहीं माने तो आपको मैं एक ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ पे कि आपकी मौत निश्चित ही है। मैं आपको मारूंगा भी नहीं लेकिन आप मर भी जाओगे वहाँ पे, वैसी चीज़ है ना। साइबेरिया सबसे ज़्यादा ठंडी प्लेस है, आप देखोगे तो वर्ल्ड में। ठीक है,
दिस रिप्रेशन मेड पीपल इवन मोर डिटरमाइंड टू फाइट द सिस्टम। ये जो रिप्रेस करता था, उसको सप्रेस करता था, ये पीपल को, लोगों को काफ़ी डिटरमाइंड बना दिया। भैया होता है ना एकदम स्ट्रांगली सोच वाला, अब भैया हम लड़ेंगे, अब हम लड़ेंगे, मरने तो वैसे भी मरने हैं, तो क्यों ना हम नई चीज़ के साथ मरें। रोल ऑफ रोमनोव डायनेस्टी। द रोमनोव डायनेस्टी रूल्ड रशिया फॉर ओवर 300 साल तक, 1613 से 1917 तक। Some Tsars like Peter the Great and the Catherine the Great modernized the empire, but later Tsars, especially Tsar Nicholas I, Alexander III and Nicholas II, ये सारे important Tsars हैं जो कि नेगेटिव चीज़ में आते हैं। फॉलोड स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज, इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज फॉलो करी। दे रिफ्यूज टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी, इंट्रोड्यूस करा उन्होंने डेमोक्रेसी। ऑपरेस्ड माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज थी उनको ऑपरेस किया, दबाया उनको। यूज सीक्रेट पुलिस टू क्रश अपोजिशन, इन्होंने सीक्रेट पुलिस का भी यूज किया अपोजिशन को क्रश करने के लिए। बाय द टाइम ऑफ निकोलस सेकंड, द डायनेस्टी हैड लॉस्ट टच विद द रियल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। लोगों में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, लोगों के भाड़ में जाए, निकोलस सेकंड के टाइम तक ये चीज़ हो चुकी थी। ठीक है, अपना काम बंदा भाड़ में जाए जनता, वो वाला चीज़ निकोलस सेकंड करता था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखें तो एग्रीरियन प्रॉब्लम थी, जैसे पीजेंट्स वर द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द रशियन सोसाइटी। पीजेंट्स 80% ने ऊपर पीछे पड़ा था, है ना। इवन आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ सर्फडम, स्लेवरी के बाद, इन जो कि सर्फडम खत्म हुआ था यहाँ पे 1861 में बाय सार निकोलस सार अलेक्जेंड्रस सेकंड, देयर कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव, इनकी इम्प्रूव भी, मतलब कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई थी, मतलब है ना, पीजेंट्स वगैरह की। रीजंस क्या क्या थे? दे हैड टू बाय लैंड फ्रॉम लैंड ओनर एट हाई प्राइसेस। लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग फैमिलीज, सो ईच गॉट वेरी स्मॉल प्लॉट्स। एग्रीकल्चर मेथड्स वर ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव। Famines were common due to poor harvest. Thus, peasants remained poor, hungry, and angry. अब देखो भैया, पीजेंट्स लार्ज, बट सबसे बड़ा सेक्शन क्या था? पीजेंट्स का था रशियन सोसाइटी में। ठीक है, उसमें से जो अबॉलिशन हो गया था सर्फडम का, यानी स्लेवरी का, 1861 में, जो कि किसने किया था? अलेक्जेंडर सेकंड ने किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंडीशन फिर भी इम्प्रूव नहीं हुई। अब रीज़न क्या थे इनके कंडीशन को इम्प्रूव ना, जो इनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो पाई? रीजन थे जैसे कि उनको, अब जो गरीब पीजेंट वैसे ही गरीब हैं, वो ज़मीनें खरीद रहे हैं हाई प्राइसेस में। ठीक है, और इसके अलावा जो उस जो ज़मीन है उसको भी डिवाइड कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ में, और वो हर एक के पास छोटे छोटे प्लॉट्स आ रहे हैं। मतलब क्या करेंगे उसमें, क्या उगाएं, क्या कहाँ रहें, क्या करें, मतलब है ना, क्या खाएं। अब एग्रीकल्चर मेथड तो बहुत ज़्यादा पुराने थे। ठीक है, उतने पुराने थे कि वो बोलते हैं ना एकदम बहुत ज़्यादा पुराने टाइप के, जैसे कि अगर हम आज भी कुएं से पानी भर भर के डालें, तो क्या हम उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे जितना कोई भी आज के टाइम पे एडवांस कर पा रहा है, जो है नहीं ना। तो वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अनप्रोडक्टिव और ओल्ड टेक्निक्स यूज़ होती थी एग्रीकल्चर में। फेमाइंस कॉमन थे क्योंकि पुअर हार्वेस्ट था, क्योंकि पुरानी एग्रीकल्चर मेथड्स थे। ठीक है, फेमाइंस कॉमन थे, है ना। इसके अलावा जो पीजेंट थे, गरीब ही रह गए, भूखे रह गए और गुस्से में रह गए। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम देखें हम, वो ये थी, इन लेट 19th सेंचुरी रशिया बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, बट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में रशिया ने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियलाइज करना खुद को, बट इंडस्ट्रीज वर फ्यू एंड लोकेटेड ओनली इन मेजर सिटीज जैसे कि मॉस्को, पेट्रोग्रेड एंड सेंट पीटर्सबर्ग। कुछ एरियाज में ही, कुछ सिटीज़ में ही इंडस्ट्रीज थी। वर्किंग कंडीशंस वर वेरी टेरिबल, वो बहुत ज़्यादा टेरिबल थी। ठीक है, वर्कर्स वर्कड फॉर 14 टू 12 to 14 आवर्स डेली फॉर वेरी लो वेजेस। मतलब आप ऐसे आज के टाइम पे देखो, अगर आपको आज के टाइम पे जस्ट 500 रुपये मिल रहे हैं काम करने के लिए 12 से 14 घंटे दिन में, तो आप खुश रह पाओगे नहीं ना। वो आपकी कंडीशन वो टेरिबल कंडीशन में आएगी कि आप खाएंगे क्या, आप कहाँ रहेंगे, आप 500 रुपये में कौन आपको घर दे देगा, है ना। और उस टाइम पे वो जितना भी वहाँ पे चलता था रूबल वगैरह, तो
वट एवर करेंसी यूज्ड इन रशिया एट दैट टाइम, तो इट वॉज नॉट इनफ, इट वॉज वेरी लो। ठीक है, देयर वर नो ट्रेड यूनियन और राइट्स, कोई ट्रेड यूनियन नहीं थे, कोई राइट्स नहीं थे। स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट बिकम कॉमन, स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए थे। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास बिकेम अ मेजर फोर्स अगेंस्ट सार्सिज्म, ये एक मेजर फोर्स बनेंगे जो कि सार के अगेंस्ट में थे। और एक चीज़ और, जो भी रिवोल्ट वगैरह करता था उनको उठाते थे और भेज देते थे साइबेरिया। इनका ये भी था, नहीं साइबेरिया नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे वो, इनको और कहीं भेज देंगे। क्वेश्चन इज टू लॉन्ग, तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो मेक श्योर आप थोड़ा पॉज करके पानी वानी पी लो। ठीक है, लगभग लगभग 50 मिनट की तो बनेगी ही बनेगी, 50 एक घंटे की तो बनेगी। और इसके अलावा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अभी पता है रात के 1 बज रहे हैं, और मेरे लाइक, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा सांस लेने में बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं उसको तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। रशिया स्पेंड ह्यूज मनी ऑन, रशिया सबसे ज़्यादा जो पैसे थे कहाँ पे स्पेंड करता था, वॉर्स पे। वॉर्स कैसी, क्रीमियन वॉर, रूसो जापानीज वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, ऐसे वॉर्स पे ये स्पेंड करता था। लग्जरीज रहती थी रॉयल फैमिलीज पे, है ना, ये सारे पैसे खर्च करने के यहाँ पे ये बताएं कहाँ कहाँ पैसे खर्च होते थे यहाँ पे रशिया में। मेंटेनिंग अ लार्ज आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, लार्ज आर्मी और ब्यूरोक्रेसी मेंटेन हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा देखें हम, दिस लेड टू द हैवी टैक्सेशन एंड फॉरेन डेब्ट। द बर्डन फेल मेनली ऑन द पीजेंट, सारा बर्डन किस पे आता है, पीजेंट पे, वर्कर्स पे। और इनकी इंक्रीजिंग इनकी सफरिंग बढ़ी ही जा रही थी। पॉलिटिकल फैक्टर, ऑटोक्रेसी ऑफ जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड रूल फ्रॉम 1894 टू 1917। ही वॉज वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, बहुत ज़िद्दी थे, और कंप्लीटली बिलीव करते थे इन ऑटोक्रेसी, कोई पावर शेयर नहीं करेगा, मेरे पास ही पावर है, मैं ही हूँ भगवान। ही रिफ्यूज टू शेयर पावर और लिसन टू एडवाइस, ये किसी की ना ही क्या कहते हैं एडवाइस को हिंदी में, सलाह सुनते थे, ना ही किसी को कुछ मानते थे। जो भी है ये खुद है, इसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, इवन आफ्टर द रिवॉल्यूशन ही promised reforms through Duma. आफ्टर 1905 रिवॉल्यूशन जो हुआ था, ही इसने प्रॉमिस किया था रिफॉर्म होंगे, और जो रिफॉर्म्स होंगे ड्यूमा के थ्रू होंगे। ड्यूमा क्या होता है, पार्लियामेंट होता है कहाँ का, रशिया का। ड्यूमा इज अ पार्लियामेंट ऑफ रशिया, ऑलराइट। ही ब्रोक हिज प्रोमिसेस एंड डिसॉल्व द ड्यूमा सेवरल टाइम्स, इसने अपने प्रोमिसेस तोड़े, क्योंकि जिद्दी था, जिद्दी किसी की बात थोड़ी सुनेगा। तो उसने डूमा ये बोला कि डूमा ही रिफॉर्म्स लाएगी, ये सारी चीज़ें। उसने अपने प्रोमिस तोड़े, डिसॉल्व करे डूमा को, बहुत बहुत बार डिसॉल्व किया उन्होंने। हिज रूल बिकम अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन एंड इनकम्पिटेंस। ठीक है, इनका रूल को बोला गया रूल ऑफ, सिंबल ऑफ ऑपरेशन एंड इनकॉम्पिटेंस। इसके अलावा था हमारा 1905 का रिवॉल्यूशन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1905 रिवॉल्यूशन वाज द मेजर टर्निंग पॉइंट, ये एक टर्निंग पॉइंट, मेजर टर्निंग पॉइंट था रशियन हिस्ट्री में। इट स्टार्टेड आफ्टर द ब्लडी संडे मैसेकर, ये एक ब्लडी संडे के साथ स्टार्ट हुआ, जब सोल्जर्स ने फायर किया पीसफुल प्रोटेस्टर लेड बाय द फादर गैपोन। बेसिकली ये हुआ था कि 1905 में संडे वाले दिन बहुत से जो लोग आए थे प्रोटेस्ट करने, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ज़ार ने उन्हें ऑर्डर दिया कि सबको शूट कर दो, तो सोल्जर्स ने सबको शूट कर दिया, तो उसी को बोला जाता है ब्लडी संडे मैसाकर। ठीक है, द रिवॉल्यूशन स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, स्ट्राइक्स, पीजेंट अपराइजिंग्स एंड म्यूटिनीज इन द आर्मी। ये रिवॉल्यूशन ने स्प्रेड किया पूरी कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री, स्ट्राइक्स होने लगे, पीजेंट्स अपराइजिंग्स होने लगे, और म्यूटिनीज, छोटे छोटे रिवॉल्यूशन होने लगे आर्मी में, है ना।
और नेवी में भी। द जार इशूड अक्टूबर मैनिफेस्टो, जार ने इशू किया अक्टूबर मैनिफेस्टो प्रॉमिसिंग अ ड्यूमा फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसने मतलब कि क्या करा, जस्ट अ सेकंड, जी हाँ, कॉमा एंड में मेरे को दिखाई नहीं दिया। जो जार ने इशू करा था अक्टूबर मैनिफेस्टो, प्रॉमिस किया था डूमा लाएंगे, वो पार्लियामेंट को लाएंगे और बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबके पास फ्रीडम होगी और रिफॉर्म आएंगे, ठीक है। बट सून आफ्टर ही टुक बैक मोस्ट ऑफ दीज प्रोमिस। जितना ही प्रॉमिस करता है, जैसे कि मैं क्या ही बताऊँ, वो प्रॉमिस करता था उस चीज़ से वापस आ जाता था हमेशा, उस प्रॉमिस को तोड़ के अपना नया चीज़ करता था, जब तक ये जस्ट मतलब कि अभी कंडीशन कंट्रोल में नहीं है तो प्रॉमिस कर देंगे कि हाँ आपके लिए मैं कल से वीडियो लाऊंगा, डेली वीडियो आएंगी। प्रॉमिस ख़त्म, सॉरी, आप लोग भरोसा करके शांत हो गए, अब मैं अपने मज़े में मस्त, आप लोग कुछ भी करो। द डूमा हैड नो रियल पावर, डूमा के पास कोई रियल पावर नहीं थी। दिस मेड पीपल लॉस ऑल फेथ इन हिम, ठीक है। द राइज ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, राइज देखने को मिला रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में। बाय द 20th सेंचुरी सेवरल रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैड फॉर्म्ड, कुछ 20th सेंचुरी तक, अर्ली 20th सेंचुरी तक सेवरल रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ने फॉर्म करे, कुछ सोशल डेमोक्रेट्स, मार्क्सिस्ट, कुछ मतलब रिवॉल्यूशनरी ग्रुप फॉर्म हुए। पहले सोशल डेमोक्रेट जिसे मार्क्सिस्ट बोलते हैं, स्प्लिट इनटू बोल्शेविक। बेसिकली एक, मान के चलो आप, यहाँ पे बताता हूँ आपको, हम वैसे पढ़ क्या रहे हैं, राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कौन करेगा, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स करेंगे, ठीक है। जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप से 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में फॉर्म होने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो उसमें से एक ग्रुप था सोशल डेमोक्रेट। क्या था, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल डेमोक्रेट्स था, जो कि मार्क्सिस्ट था। और ये कुछ टाइम बाद डिवाइड हो गया, ये ग्रुप था, डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में। पहला बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक। ये कौन रूल करता था, इसको कौन लीड कर रहा था, लीड कर रहे थे, लीड बाय लेनिन। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है सिर्फ ये वाला बोल्शेविक, ठीक है। जो बादल के अंदर कैद है वो इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसका नाम मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। इनका मानना ये था, इन दोनों का मानने कुछ ना कुछ अलग थे, इसलिए इनको अलग अलग डिवाइड हो गए थे, इसलिए इनकी स्ट्रेटजीज मैच नहीं करी। उनको हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे ये समझने नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट पड़ गया, इसलिए ये यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। सोशल रिवॉल्यूशनरीज यानी एसआरस सपोर्टेड पीजेंट्स एंड यूज्ड वायलेंस। लिबरल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट्स, जिसको कैडेट्स बोलते हैं, वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे, ठीक है। दीज ग्रुप स्प्रेड रिवॉल्यूशनरी आइडियाज एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड प्रोपोगेंडा अगेंस्ट फासिस्ट regime। ये नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेशन एंड सेंसरशिप। द जारसिस्ट गवर्नमेंट वाज फेमस फॉर द रिप्रेसिव पॉलिसी। फेमस क्यों थी रिप्रेसिव पॉलिसी, ऊपर पढ़ा था, हमने पढ़ा था। जैसे सीक्रेट पुलिस, जो कि आपको बहुत याद से रखना है, दिमाग में रखना है। सीक्रेट पुलिस को क्या बोलते थे, ओखराना, ठीक है, ओकराना। स्पाइड ऑन सिटीजन, ये लोगों पे चुपके से नजर रखती थी। न्यूज़पेपर एंड बुक्स वर सेंसर्ड। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर सेंट टू साइबेरिया, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हुआ करते थे, कैदी हुआ करते थे, उनको साइबेरिया भेजा जाता था इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। द गवर्नमेंट यूज टू फोर्स टेरर, दे इंक्रीज एंकर एंड रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय गवर्नमेंट उसको फोर्स करती थी, उसको चुप रहो, डर बना के रखती थी, ठीक है। रोल ऑफ राष्ट्रपति एंड द रॉयल फैमिली, रोल ऑफ राष्ट्रपति एंड द रॉयल फैमिली। अब जो बचे हुए आग में जो घी डालने का काम था, जो कोई नहीं कर पा रहा था, तो वो किया हमारे रासपुतीन ने, ठीक है। रासपुतीन
बेसिकली इनकी ये थी, चलो इसमें आएगा भी आपको बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं आपको बता दूंगा। हाँ देखो, इसमें है मिस्टिकल मॉन्क। एक अनदर इम्पोर्टेंट रीजन आता है फॉर द डिक्लाइन वाज द लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मोनार्की ड्यू टू द राजपुतिन इन्फ्लुएंस। राजपुतीन आप मान सकते हैं एक टाइप के पंडित थे वहाँ के, ठीक है, रॉयल फैमिली में, जो कि पंडितगिरी करते थे, पंडितगिरी जो भी होता है, वट एवर इज दिस, है ना। एक बार क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राजपुतीन वॉज अ मिस्टिकल मॉन्क हु गेन कंट्रोल ओवर द रॉयल फैमिली बिकॉज ही क्लेम टू हील द सार सिक सन। ये हुआ था, जो जार का सन था, बेटा था, वो बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ऐसा मानते ऐसा मानने लगे वहाँ पे कि जो राजपुतीन है उन्होंने ही ठीक किया है। जब से उन्होंने ठीक किया तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया पूरे रॉयल फैमिली में, है ना। जो भी होगा अपॉइंटमेंट वगैरह, डिसीजन वगैरह, ही बिगेन टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन। इन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन में लाइक इन्फ्लुएंस लाने लगे, इनका अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने लगा यहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। द पीपल, एक सेकंड रुको यार, ठीक है। ही बिगेन टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजंस एंड अपॉइंटमेंट्स, ये सारे के सारे, मतलब मेन चीज़ होती थी ये। होता है ना, लगी सामने से रूल मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे है जो मेरे को एडवाइस दे रहा है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन सामने से दिखा रहा है, मैं किसी को सुनता नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा किसी का भी। तो ये सुनता था राजपुतीन की, ठीक है। मिनिस्टर्स वर डिसमिस, जितने भी मिनिस्टर्स डिसमिस हो गए, अपॉइंटेड ऑन हिज एडवाइस। और जितने भी अपॉइंटेड होते थे इनकी एडवाइस पे होते थे, राजपुतीन की एडवाइस पे। द पीपल एंड नोबल्स वर शॉक्ड एंड डिस्कस्ड, जितने भी परेशान हो गए थे, नोबल्स और पीपल वगैरह जितने भी शॉक थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। Rumors spread that Rasputin and the Tsarina were working for Germany during the World War One. जो जारीना, वट हु इज जारीना, पता है आपको जारीना कौन है? जारीना होती है एम्प्रेस या फिर क्वीन बोल सकते हो, है ना। कुछ र्यूमर्स फैली जो रासपुतीन और जारीना है वो काम करते हैं जर्मनी के लिए, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ने काम किया था जर्मनी के लिए, ठीक है। दिस destroyed the image of Tsarist family and made the monarchy look corrupt and foolish, ठीक है। यहाँ से हो गया था काम खत्म, शुरू होना। इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स, क्रीमियन वॉर जो हुआ था 1853 से 56, ठीक है। रशिया लॉस्ट टू ब्रिटेन, फ्रांस एंड टर्की, रशिया हार गई थी ब्रिटेन से, फ्रांस और टर्की से। द डिफीट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द रशियाज आर्मी, जिसने डिफीट ने बता दी हुई कितनी कमज़ोर है रशिया की आर्मी, इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन। इट शोज दैट द सार सिस्टम कुड नॉट compete विद मॉडर्न वेस्टर्न पावर। ये यहाँ से दिख गया था हमें कि जो मॉडर्न पावर्स compete नहीं कर सकता सार का सिस्टम। रूसो जापानीज वॉर 1904 से 1905 में हुआ था, जो कि इसमें भी रशिया फेस डिफीट, रशिया इसमें भी हार गया था छोटी सी कंट्री से, जापान से। दिस टाइम अगेंस्ट जापान, अ स्मॉल एशियन कंट्री। जैसे आपको आज के टाइम पे दिखता है जापान बहुत ज़्यादा भोला सा, प्यारा सा, क्यूट सा, नहीं, बहुत शैतान था ये, बहुत ऊधमी था ये, मतलब समझ रहे हो। इसकी छोटी छोटी, इसको मिर्च लग जाती थी, छोटी छोटी बात पे इसको इज्जत इसकी लुट जाती थी। इसको इज्जत के लिए करना पड़ता था, जिसने मतलब चाइना को भी कैप्चर कर लिया था एक टाइम पे, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा, खैर इसको आपको क्या ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा था जापान, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फोर्थ सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में चाइना का पढ़ा होगा, फोर्थ में जापान का पढ़ा होगा। दिस ह्यूमिलेशन शॉक्ड द वर्ल्ड एंड रिड्यूस नेशनल प्राइड। इसने भैया पूरी वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया कि इतना बड़ा कंट्री होके ये हार गया। इट शोड द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंक्रीज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एट होम, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होने लग गए रशिया के अंदर ही। वर्ल्ड वॉर वन जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था, है ना। सबको पता होगा इसका टाइम पीरियड तो। दिस वॉज द फाइनल ब्लो, ये था फाइनल ब्लो था। व्हेन द वॉर बिगेन, जब वॉर स्टार्ट हुआ, पीपल सपोर्टेड द जार, पीपल सपोर्ट करते हैं जार को, बट सून द रियलिटी बिकम क्लियर। द रशियन आर्मी वॉज बैडली इक्विप्ड एंड पुअरली लीड, जो रशियन आर्मी थी बहुत ही गंदी तरीके से लीड कर रहे थे इसको, जो भी कर रहा था, ठीक है।
और उनके पास इक्विपमेंट ही अच्छे से नहीं थे, अच्छे ही नहीं थे, बैटली इक्विप्ड थे। मिलियंस मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वर किल्ड और वुंडेड, काफ़ी ज़्यादा मर गए थे, काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, फूड एंड फ्यूल्स बिकम स्carce इन सिटीज़, है ना। और फूड फेमाइन एक टाइप का मान सकते हो, फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है और फूड भी नहीं है खाने के लिए, है ना। और प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं और पीपल फेस कर रहे हैं हंगर और अनएम्प्लॉयमेंट। निकोलस सेकंड मेड द बिग मिस्टेक ऑफ टेकिंग पर्सनल कमांड ऑफ द आर्मी। निकोलस सेकंड ने एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी ये, उसने पर्सनल कमांड ली आर्मी की, लीविंग द गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ द जारीना एंड रासपुतीन। और जो गवर्नमेंट थी वो जारीना क्वीन और रासपुतीन के हाथ में दे दी। व्हेन द आर्मी लॉस्ट ही वाज ब्लेम्ड पर्सनली, और जब आर्मी हार गई तो सारा ब्लेम इस पे ही आ गया। ठीक है। बाय 1917 सोल्जर्स रिफ्यूज टू फाइट, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड पीजेंट्स बिगेन टू सीज लैंड्स। द एंटायर सिस्टम ब्रोक डाउन, सारा सिस्टम टूट के बिखर गया। एक चीज़ बता दूं आपको, और वर्ल्ड वॉर वन में रशिया ना ही जीता था ना ही हारा था। आपको कभी क्यों? क्योंकि इसने रिफ्यूज मतलब कि विड्रॉ कर लिया था, वो पीछे हट गया था, भैया मैं नहीं हूँ, वो जो हो गया सो हो गया, क्योंकि बेइज्जती काफ़ी होगी मेरी, तो इसलिए पीछे हट गया था रशिया। ठीक है। इमीडिएट कॉज द फॉल ऑफ 1917, वो ये था द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे आगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। बाय द अर्ली 1917 रशिया वाज फुल ऑफ एंगर होपलेसनेस। 1970 के अर्ली में रशिया एकदम फुल ऑफ एंगर था, गुस्से में था, और बिल्कुल भी होप नहीं था उसके अंदर, उम्मीद से खाली था। इन पेट्रोग्रेड, जिसको हम बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग आज के टाइम का, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज था, लोगों को काम कैसे करेगा भैया, खाने का कुछ नहीं है, तुम काम करेंगे बिना फ्यूल के, आप गाड़ी चलाओगे। द स्ट्राइक टर्न इनटू मास प्रोटेस्ट, जो स्ट्राइक था एक मास मास प्रोटेस्ट में टर्न मतलब बदल गया। सोल्जर्स वर ऑर्डर टू फायर ऑन द क्राउड बट रिफ्यूज। सोल्जर्स को ये ऑर्डर मिला कि आप लोगों पे गोलियां चलाओ, बरसा दो गोलियां, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। दे जॉइन द प्रोटेस्टर, सोल्जर्स ने उल्टा प्रोटेस्टर को ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, कि किंग की बात सुनी। सून द गवर्नमेंट लॉस कंट्रोल, जल्दी ही भैया आर्मी ही उनके साथ नहीं है तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल खो दिया। डूमा फॉर्म हुआ, दोबारा से प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, डूमा ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करी। निकोलस सेकंड वाज फोर्स टू एब्डिक्ट, गिव अप करने के लिए बोला थ्रोन, उनको करना पड़ा। ठीक है, त्याग करना पड़ा, गिव अप करना पड़ा इन मार्च 1917 में। और पता है आपको, ये बताएंगे टीचर की जो इंडियन कैलेंडर और रशिया कैलेंडर, उसमें 18 या फिर 20 दिन का कुछ ऊपर नीचे, 12 या फिर 18 लगभग गैप आता है। ये सारे कुछ लगभग लगभग चीज़ बता दें। दिस एंडेड द 300 ईयर रूल ऑफ द रोमनोव डायनेस्टी एंड द ज़ारसिस्ट ऑटोक्रेसी। ठीक है। हिस्टोरियोग्राफिकल व्यूज ऑन द डिक्लाइन ऑफ द ज़ारसिस्ट ऑटोक्रेसी, हिस्टोरियोग्राफिकल व्यूज देखेंगे अब। लास्ट सेकंड टॉपिक रह गया है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा कॉन्सिक्वेंसेज हैं, देन के बाद हमारा कंक्लूजन है, समरी के बाद कंक्लूजन है। ठीक है। हिस्टोरियोग्राफिकल व्यूज ऑन द डिक्लाइन ऑफ द ज़ारसिस्ट ऑटोक्रेसी। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि यहाँ पे 1905 का रिवॉल्यूशन, 1917 का रिवॉल्यूशन, जिसमें कि फरवरी और अक्टूबर अलग अलग हैं, तीनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, 1917 के भी दो हैं, वो भी अलग है, डिफरेंट नहीं है। और ये 1905 का जो ब्लडी संडे था, ये भी बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, लेकिन जब मैंने जब अच्छे से समझा, पढ़ा, जाना और इसको अंडरस्टैंड किया, सब मैं क्लियर हो गई मेरी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ब्लडी संडे था यहाँ पे, जिसमें कि सोल्जर्स ने ओपन फायरिंग करी यहाँ पे, लेकिन फरवरी में सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, हम फायरिंग नहीं करेंगे, और ये प्रोटेस्टर्स के साथ जाके मिल गए। इतना आप मान लो ना। और अक्टूबर वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। हिस्टोरिकल व्यूज ऑन द डेक्लाइन ऑफ सार्सिस्ट ऑटोक्रेसी, डिफरेंट हिस्टोरियंस ने अपने अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिए, वाई सार्सिज्म कोलैप्स, क्यों सार्सिज्म में कोलैप्स हुआ। लेट्स लुक एट सम मेजर व्यूज इन सिंपल टर्म्स। सोवियत मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, सोवियत मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस like E.H. Carr or Trotsky believed that the fall of Marxism was a result of class struggle. They argued that the system was bound to collapse because it oppressed peasants and workers.
According to them, the economic and social contradiction of feudalism and capitalism made revolution inevitable. The people, especially workers, had and peasants, were the main force behind the downfall. ये सारे कुछ सोवियत और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के व्यूज़ हैं जो कि इन्होंने दिए हैं। ठीक है, क्या क्या दिए हैं उन्होंने? ईएचकार और जो हमारे ट्रॉट्स्की है, वो मानते हैं कि ये जो फॉल हुआ है सासिज्म का, वो हुआ है रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल, ही क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट है। ये आर्ग्यू करते हैं डेट द सिस्टम वाज बाउंड टू कोलैप्स, क्योंकि जो बहुत सी बड़ी पॉपुलेशन थी, 80% ऑफ पॉपुलेशन क्या किसकी थी? पीजेंट्स की थी। वो ऑप्रेस हो रही थी, उसको सप्रेस किया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू देम, इन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म मेड रिवॉल्यूशन इनएविटेबल। जो इकोनॉमिक और सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस थे, उसने फ्यूडलिज्म के और कैपिटलिज्म के इस रिवॉल्यूशन को इनएविटेबल बना दिया, यानी होना ही होना निश्चित है ये। द पीपल स्पेशली वर्कर्स और पीजेंट्स मेन फोर्स थे बिहाइंड द डाउनफॉल। लिबरल हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं? लिबरल हिस्टोरियंस बोलते हैं जैसे रिचार्ड पाइप्स और होग सैटर्न वेटसन, ब्लेम करते हैं इनकम्पिटेंस एंड रिजिडिटी ऑफ द सासिस्ट गवर्नमेंट को। ये ब्लेम करते हैं किस पे? रिजिडिटी पे। रिजिडिटी किसकी? सासिस्ट गवर्नमेंट की, साथ ही साथ इनकम्पिटेंस। दे बिलीव दैट रिफॉर्म्स could have saved the monarchy if Nicholas II had accepted the constitutional system. मोनार्की बच जाती निकोलस सेकंड की अगर निकोलस सेकंड एक्सेप्ट कर लेता कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। दे आर्ग्यू दैट द सार स्टबर्ननेस यानी जिद्दीपना एंड reliance on repression destroy any chance of peaceful changes। ऐसा कोई भी जिद्दीपना जार का खत्म, मतलब इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था कोई भी चांस जो पीसफुल चेंज हो सकता है पीसफुली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उसका जिद्दीपना ने होने नहीं दिया। रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस बोलते हैं, फोकस करते हैं ऑन द कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। दे emphasize that collapse was not inevitable because but a result of poor। ये एक collapse था, inevitable नहीं था, बट एक रिजल्ट था पुअर डिसीजन ड्यूरिंग द वॉर, लॉस ऑफ लेजिटिमेसी एंड पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट था ये। दे ऑल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ राष्ट्रपुतीन एंड द एलिनेशन ऑफ द आर्मी। देखो गाइस, एक चीज़ बताऊँ आपको, आपको अगर भरोसा ना हो रहा हो, आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है, दिख रहा है विंडो पे? 1:19। और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइक नहीं कर सकते हो। जाओ लाइक करो फटाफट से जाके। क्या ऊपर ग्लैंड छुप रही थी क्या? मैंने अभी देखी है, नहीं छुप रही थी गाइस, टेंशन मतलब नहीं छुप रही थी। ऑल राइट। यस। मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस मॉडर्न हिस्टोरियंस जैसे कि और लैंडो फिक्स combine all these views। they say that Sassanid regime was already crumbling, एक पहले से क्रम्बलिंग कर रही थी विद इन ड्यू टू डीप सोशल पॉलिटिकल वीकनेसेस थी उसमें, काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वार ने उसको एसिलेट किया इस प्रोसेस को। जो जार रिफ्यूज़ल टू रिफॉर्म, पुअर लीडरशिप, डिस्कनेक्शन फ्रॉम द पीपल मेड एंड अनअवॉइडेबल, ये एंड होना ही था। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इस डेक्लाइन के? द फॉल ऑफ सार्सिज्म had major consequences for Russia and the world. End of monarchy, monarchy खत्म हुई, प्रोविजनल गवर्नमेंट आई, पावर वेंट टू द टेम्पररी गवर्नमेंट विच लेटर फेल्ड, बाद में जाके फेल हो गई। rise of Bolshevik, the weakness of the provisional government gave Lenin and Bolsheviks an opportunity to take power in October 1917। ठीक है, और जो सिविल वार देखने को मिलता है हमें, रशियन एंटर इनटू लॉन्ग सिविल वॉर बिटवीन रेड्स यानी बोल्शेविक्स एंड द वाइट्स, जिसको रॉयलिस्ट बोला जाता है। रेड्स वो होते हैं, बोल्शेविक वो होते हैं जो कि प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे और चेंजेस को, रिफॉर्म्स को चाहते थे, और जो वाइट्स रॉयलिस्ट वो थे जो कि जार को सपोर्ट कर रहे थे, रॉयलिस्ट थे जो। बर्थ ऑफ सोवियत यूनियन, इवेंचुअली द बोल्शेविक स्टैब्लिश द यूएसएसआर एंड द वर्ल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट एंड द फ्यूडल सिस्टम। ये यहाँ पे खत्म हुआ फ्यूडल सिस्टम, लैंड लॉर्ड्स लॉस देयर लैंड्स,
एंड पीजेंट गेन पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, यार पीजेंट ने पहली बार पावर हाथ में ली। समरी देखिए मेन पॉइंट्स क्या क्या रहे हैं इसके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी है, फैक्टर्स ऑन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्लाइन है, आप देख सकते हो। आप उसको स्किप भी करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपसे कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ छोटे छोटे में लिख रहा है। यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड है, कैटेगरी, फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल फॉर डेक्लाइन। कैटेगरी है हमारा क्या, पॉलिटिकल एब्सोल्यूट रूल। अब रिस्पॉन्सिबल क्या था हमारे यहाँ पे, करप्शन था, कोई रिफॉर्म नहीं था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इसको समझा देता हूँ ऐसे, मतलब कि डिवाइड कर देता हूँ क्या क्या कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे। ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या था, बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर, सोशल, मिलिट्री, आइडियोलॉजिकल एंड इमीडिएट। इमीडिएट में क्या था, ये सारे, ये ठीक है, डिफीट इन द वॉर्स, ये देख सकते हो आप यहाँ पे है ना, क्लास डिवीजन, बैकवर्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो खुद से। कंक्लूजन देखें, द डिक्लाइन ऑफ द Tsarist autocracy was a result of the combination of long term weaknesses and the short term crisis। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, लॉन्ग टर्म वीकनेसेस का भी और शॉर्ट टर्म क्राइसिस का भी। फॉर सेंचुरीज Tsarist system had survived on few and tradition, but by the 20th century the world has changed, वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो गया। रशिया रूलर फेल टू अडेप्ट दीज चेंजेस, रशियन रूलर्स ये चेंजेस को नहीं अडेप्ट कर पाए। द पीजेंट वर स्टार्विंग, जो पीजेंट से भूखे मर रहे थे। वर्कर्स से वर एक्सप्लॉइटेड, जो जो वर्कर्स थे उनको शोषण किया जा रहा था, उनका एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। मिडिल क्लास वॉज फ्रस्ट्रेटेड, जो मिडिल क्लास थी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। द आर्मी वॉज डिमोरलाइज, जो आर्मी थी डिमोरलाइज थी पूरी तरीके से। द जार्स एरोगेंस, राजपुतीन स्कैंडल्स एंड मिलिट्री डिफीट डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द मोनार्की, इसने मोनार्की की इमेज मत्ती पलेट कर दी। When World War One exposed all these weaknesses जब वर्ल्ड वार वन ने ये अब एक्सपोज कर दी, द एंटायर सिस्टम कोलैप्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। जैसे आप ताश के पत्तों से वो नहीं बनाते घर, वैसे गिर जाता है, तो वैसे ही गिर चुका था पूरी तरीके से। एज हिस्टोरियन Orlando Fix wrote, a collapse of the Saracen was not the result of conspiracy but the state's own failure to deal with the need of a changing society। शॉर्ट में देखें तो सार्सिस ऑटोक्रेसी फेल बिकॉज इट्स रिफ्यूज द चेंज, इसलिए फेल होगी क्योंकि इसने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, इसने रिफ्यूज किया चेंजेस को, एंड इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। और कब रिफ्यूज किया चेंजेस को, जब पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा था। अ सिस्टम दैट रिफ्यूजेस टू चेंज कैन नॉट सर्वाइव, जो सिस्टम चेंज नहीं हो पाया टाइम से, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा कभी। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, हाइप कर देना, हाइप करना मत भूलना गाइज, प्लीज़ प्लीज़। मैं आपको दोबारा टाइम दिखा रहा हूँ, टाइम क्या हो रहा है अभी, इट्स 25। आप लोगों के लिए मेहनत करो, आप तो इतना सब्सक्राइब कर ही सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।